1956 में क्लेमेंट एटली इंडिया आए थे और उस समय शायद पीके बैनर्जी वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे। उनसे जब प्राइवेट कन्वर्सेशन में क्लेमेंट एटली से पूछा गया कि आपने वर्ल्ड वॉर जीत लिया, इतना होने के बाद भी आप इंडिया में रह सकते थे, बट आप इंडिया क्यों छोड़ दिए? तो उनका जवाब आया INA, इंडियन नेशनल आर्मी। और जब गांधी के कंट्रीब्यूशन पे उनसे बात किया गया तो उन्होंने बोला मिनिमल। वही हजार हमारा जो नेवी के ऑफिसर्स थे जो कि इंडियंस थे, वो रास्ते में आ गए और तब उसको जब देखे ब्रिटिश पीपल, उनको पता चला कि यहाँ अभी रहना हमारे लिए इतना सेफ नहीं है। तब ही वो डर पैदा हुआ और तब अगर आप देखेंगे थोड़ा डॉक्यूमेंट्स को ये करके तो पता चलेगा कि वो बहुत जल्दी में थे कि कैसे हम जाएंगे इंडिया छोड़ के। तब शुरू हुआ इंडिया को जो फ्रीडम जो देने के लिए जो ये तब शुरू हुआ। तो इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली आए नहीं। जैसे अभी कुछ दिन पहले मैंने पटिया गया था। पटिया में मास्टर मोसे बोल के जो कि वेस्ट बंगाल में बहुत फेमस थे, उनका नाम था बैरागी त्रिपाठी। वो कॉलेजिएट स्कूल में पढ़ रहे थे। नेताजी सुभाष बोस वही स्कूल में भी पढ़ रहे थे। पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा जाके लंदन में एक घर खरीदा जिसको इंडिया हाउस बोलते हैं। उसके ऊपर अभी आई थिंक एक पिक्चर भी बन रहा है। इंडिया हाउस उसका नाम दिए। अगर आप उड़ीसा हिस्ट्री और इंडिया का जो इतिहास आप देखेंगे, ख्रीष्टपूर्व जितने भी साल तक देखेंगे, वहां से शुरू करके 1592 साल तक कभी कोई विदेशी आक्रमणकारी का अधीन में नहीं गया। अगर हम देखते हैं उड़ीसा के हिस्ट्री को तो एक वॉर सिर्फ हमें जो हिस्ट्री बुक्स में पढ़ाया जाता है वो है कलिंगा वॉर, अशोक के टाइम पे। उसके बाद आपने बताया कि 1592 तक उड़ीसा को कोई कॉन्कर नहीं कर सकता। बट ब्रिटिश भी जब आए तो उन्हें ऐसा यहाँ क्या दिख गया कि वो उड़ीसा को फिर कैप्चर करने आ गए? अगर आप पुराना उड़ीसा का हिस्ट्री देखेंगे, उड़ीसा का जो नौ वाणिज्य जो है वो बहुत रिच था। उड़ीसा का जो बिजनेसमैन जो होते हैं, साहूदार लोग होते हैं, ट्रेडर्स, वो जाते थे नौ वाणिज्य में जाते थे। वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ द भारतावे पॉडकास्ट। आज हमारे साथ है श्री श्रीनिवास मानसिंह जी, जो कि एक हिस्टोरियन है और हिस्ट्री पे काफ़ी रिसर्च किए हैं, उड़ीसा की हिस्ट्री पे और इंडियन नेशनल फ्रीडम की हिस्ट्री पे। तो कैसे हैं सर आप? नहीं, पहले मैं बता देता हूँ, मैं हिस्टोरियन नहीं हूँ। अच्छा। क्योंकि मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट भी नहीं हूँ। मैं तो ऐसे साइंस का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मेरा थोड़ा रुचि था उसमें बचपन से, हमारा इतिहास के ऊपर। और जो कुछ हम देख रहे थे बचपन से हमारा नज़दीक, क्योंकि मैं खुर्दा से हूँ। खुर्दा के पास एक छोटा सा गांव किरिंगापुट है, तो उसी गांव से हूँ। तो एक हिस्टोरी से काफ़ी सारे लिंक है। तो मैं जो देखा था बचपन से उसमें से मेरा थोड़ा रुचि आ गया हिस्ट्री में। तो जब मैं मेरा जो कर्म क्षेत्र से अवसर लिया, तो थोड़ा उसमें थोड़ा पढ़ाई किया मैंने और थोड़ा घूमा भी कि कुछ-कुछ अगर मेरे हाथ कुछ लगे, जो हमारा हिस्ट्री के साथ लिंक है, तो ऐसा ही कुछ मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन आपके जो रिसर्च है ना वो काफ़ी प्रैक्टिकल रिसर्च है, मतलब घूम के देखना, चीज़ों को एक्सप्लोर करना। एक होता है कि आप एक बंद कमरे में बैठ के इतिहास लिख रहे हैं, 4 किताब पढ़े और उस पे आप इतिहास को लिख रहे हैं। बट आपका जो एक्सपीरियंस है वो घूमना, डॉक्यूमेंट्स निकलवाना, देखना, चीज़ों को एक्सप्लोर करना, ये ज़्यादा है। हाँ, वो ठीक है, क्योंकि हम देखेंगे कि अभी हम जो इतिहास पढ़ रहे हैं, काफ़ी सारे चीज़ है, अभी तक उसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। काफ़ी सारे चीज़ है जो कि अभी बाहर आने के लिए बाकी है। तो थोड़ा हम घूमेंगे, लोग साथ बात करेंगे और जो जगह है उसके पास थोड़ा जाएँगे तो हमको काफ़ी सारे बात पता चलेगा। और मैंने वो भी देखा है और काफ़ी सारे चीज़ भी ऐसे मेरे सामने आए। वो मेरा माने एक बोल सकते हैं मेरा अच्छा सौभाग्य है कि ऐसा कुछ-कुछ मेरा भी एक्सपीरियंस हुआ। तो थोड़ा घूमना चाहिए, इसीलिए थोड़ा टाइम निकाल के मैं घूम भी रहा हूँ, अच्छा। थोड़ा वो देखने के लिए। सर, हिस्ट्री को जब हम देखते हैं एक सब्जेक्ट के तौर पे, तो हमें पता चलता है कि 2 तरह की डिबेट न सामने आती है।
एक है जो लेफ्ट लीनिंग हिस्टोरियन लिखे हैं जो आज के डेट में चल रहा है जो हम पढ़ते हैं। बट एक डिबेट और है कि आपको जो चीज़ें जैसे दिखाई जा रही हैं, वो वैसी नहीं है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, 1956 में क्लेमेंट एटली इंडिया आए थे और उस समय शायद पीके बैनर्जी इफ आई करेक्टली रिमेंबर वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे। उनसे जब प्राइवेट कन्वर्सेशन में क्लेमेंट एटली से पूछा गया कि आपने वर्ल्ड वॉर जीत लिया, बट इतना होने के बाद भी आप इंडिया में रह सकते थे, बट आप इंडिया क्यों छोड़ दिए? तो उनका जवाब आया आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी। और जब गांधी के कंट्रीब्यूशन पे उनसे बात किया गया तो उन्होंने बोला मिनिमल। तो आपके रिसर्च में आईएनए के बारे में अगर आप कुछ हमें बता सकें? देखिए, हमारा जो आप बोले ना वो पूरा सही है, क्योंकि जब वो लोग युद्ध जय जय किए, उनने विन किया हुँ, वर्ल्ड वॉर को, तो फिर उन्होंने इंडिया को क्यों स्वाधीनता दिए? हमारा देश को क्यों स्वाधीनता दिए? वो डर से दिया, क्योंकि आईएनए का जो इम्पैक्ट था, वो इम्पैक्ट हमारा इंडियन नेवी के ऊपर, तत्कालीन जो नेवी था, हुँ, हुँ। उसके ऊपर भी पड़ा। और रॉयल आपको इंडियन पता नेवी। होगा, हाँ, तो तब आपको पता होगा कि उसी टाइम भी वहाँ कुछ मिन्यूटी टाइप माने कुछ विद्रोह टाइप का हुआ था, हुँ, और कोई हजार हमारा जो नेवी के ऑफिसर्स थे जो कि इंडियंस थे, हुँ, वो रास्ते में आ गए। और तब उसको जब देखे ब्रिटिश पीपल, उनको पता चला कि यहाँ अभी रहना हमारे लिए इतना सेफ नहीं है। तब ही वो डर पैदा हुआ। और तब अगर आप देखेंगे थोड़ा डॉक्यूमेंट्स को ये करके, तो पता चलेगा कि वो बहुत जल्दी में थे कि कैसे हम जाएंगे इंडिया हुँ। छोड़ के। तो तब शुरू हुआ इंडिया को जो फ्रीडम जो देने के लिए, जो ये तब शुरू हुआ। तो इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली आईएनए ही था। हुँ। जो वो बोले कि आईएनए बोल के, दैट वाज द रीजन कि इसीलिए उन्होंने बोला आईएनए। और आईएनए ऐसा जो हुआ, आप जैसे बोले उड़ीसा का अवदान, हुँ, हमारा अगर डॉक्यूमेंट देखेंगे तो करीब 1200 ऑड हुँ। हमारा उड़ीसा के लोग जो कि आईएनए में थे, जो कि डॉक्यूमेंटेड है। ओके। इसके बाद और भी काफी सारे हैं जो कि शायद और कुछ दिन के बाद और भी नाम ज्यादा आएंगे। सिर्फ उड़िया नहीं थे, काफी सारे लोग बाहर से भी थे। और अभी अभी नया नाम भी आ रहा है जो लोग का अवदान था। जैसे अभी कुछ दिन पहले मैंने पटिया गया था। हुँ, हुँ, पटिया में मास्टर मोसे बोल के, जो कि वेस्ट बंगाल में बहुत फेमस थे, हुँ, उनका नाम था बैरागी त्रिपाठी। हुँ, वो कॉलेजिएट स्कूल में पढ़ रहे थे। नेताजी सुभाष बोस वही स्कूल में भी पढ़ रहे थे। उसके बाद वो चले गए कोलकाता। कोलकाता में आपको पता होगा आशुतोष मुखर्जी हुँ। बहुत फेमस थे। वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर थे। उनके बेटे जो है हमारा श्यामचरण मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि बीजेपी के संस्थापक बीजेपी जो के है। जनसंघ का संस्थापक थे, हुँ, आज का जो बीजेपी है। उनके घर में वो रहे। और वो जो आईएनए कलकत्ता में रह के उसके साथ उनका भी संपर्क हुआ था। तो इसी तरह काफी सारे लोग जो कि अभी उनके बारे में हम पता नहीं, हुँ, वो भी धीरे धीरे आ रहा है बाहर। और सिर्फ उसका टाइम अभी बाकी जो है, वो हुँ। अगर आ जाएगा तो और थोड़ा क्लियर होगा कि आईएनए का कितना अवदान था हमारा स्वाधीनता के लिए। आईएनए को तो फिर भी थोड़ा लगता है कि लाइमलाइट मिल गया। कुछ ऐसे हिस्टोरियंस थे, कुछ लिखने वाले थे जो लिखे, और खासकर क्लेमेंट एटली का जो ये कमेंट आया कि आईएनए प्लेड अ मेजर रोल और उनका ट्रायल्स हुआ। बट ऐसे और भी कई संस्था थे जिनके बारे में लोग नहीं जानते हैं। जैसे मैंने बहुत रिसर्च सारे किया। हैं ऐसा, हाँ, माने बहुत सारे मीन्स सैकड़ों ऐसे हैं हाँ। जिनका जो स्वाधीनता संग्राम के लिए, हमारा देश का स्वाधीनता के लिए उनका अवदान ऐसा है। मैं खुद भी शर्मिंदा हुआ जब मैंने श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में पढ़ा। इंडिया हाउस। इंडिया हाउस का जो संस्थापक थे, क्योंकि आज से 5 साल पहले तक मुझे पता नहीं था कि श्यामजी कृष्ण वर्मा का नाम भी मुझे पता नहीं था। लेकिन जब मैं उनके बारे में पढ़ा, तब मैं माने मुझे इतना शर्मिंदगी आया और मैं इतना आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े लोग
जिनका अवदान आई थिंक स्वाधीनता संग्राम के लिए सबसे ज़्यादा है और काफ़ी हम जो इनको बोलते हैं स्वाधीनता संग्रामी, उनसे उनका जो श्यामजी कृष्ण वर्मा, उनका कद कहीं ऊँचा होना चाहिए था, लेकिन हम उनको जानते नहीं थे। सर उनके बारे में कुछ बताइए, श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में? श्यामजी कृष्ण वर्मा श्यामजी कृष्ण वर्मा एक बेसिकली एक एडवोकेट थे, हुँ, वकील थे, लेकिन संस्कृत के एक विद्वान थे। तो संस्कृत के विद्वान थे और इसीलिए वर्मा होने से भी उनको पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा बोलते हैं, ओके। उनका नाम था। और वो पहले शुरू किया यहाँ हमारा देश में, भारत में ही ब्रिटिश लोगों के विरुद्ध में वो काम किया शुरू किया, उनका काफ़ी पैसा था। जब वो ब्रिटिश सर्स देखे कि ये लोग बहुत हमारे लिए डेंजरस है, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा को भी पता चल गया कि मुझे अभी थोड़ा कुछ सोचना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग मुझे पकड़ लेंगे। हुँ, तो वो इतने फोरसाइट था उनका, वो बोले कि मैं इंग्लैंड नहीं चला जाऊँगा, हुँ। उनका देश में जाऊँगा, वहाँ बैठ के उनके विरुद्ध में लड़ूँगा। तो डेयरिंग। वो हाँ, कितना डेयरिंग थे और कितना वो सोच वाले थे। तो वो चले गए इंग्लैंड, जाके लंदन में एक घर खरीदा, हुँ, जिसको इंडिया हाउस बोलते हैं, उसके ऊपर अभी आई थिंक एक पिक्चर भी बन रहा है। हुँ, इंडिया हाउस उसका नाम दिए और हमारा भारत से जितने लोग स्टूडेंट्स जाते थे, उनको एक हॉस्टल बना दिया उसको और काफ़ी सारे पैसा भी वो खर्च किए वहाँ। जितने भी गए थे, इंडिया हाउस के साथ काफ़ी सारे आप जितने आप बोलेंगे स्वतंत्रता संग्रामी, वीर सावरकर, मैडम कामा से शुरू करके सब, जतींद्रनाथ सब गए थे वहाँ। एक प्रसंग है कि सावरकर और गांधी का पहला मुलाकात इंडिया हाउस में ही हुआ था। ऐसे बोलते हैं, हाँ, लेकिन उसके बारे में तो शायद वहीं हुआ होगा हाँ, और वहाँ वो शुरू किए। मैं श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में बोल रहा हूँ, वो हाँ, कितने विज़नरी थे। विज़नरी थे। तब क्या हुआ, ब्रिटिशर्स जो ना, वो सोचे कि ये आदमी यहाँ आ गया, यहाँ भी वो काम शुरू किया हाँ, और श्यामजी कृष्ण वर्मा को भी पता चल गया कि वहाँ भी सेफ नहीं है वो। तो तब फ्रांस एंड ब्रिटिश पीपल, उनके अच्छा नहीं था टर्म्स। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा क्या किए, वो शिफ्ट कर गए फ्रांस फ्रांस। को। तो अभी फ्रांस में वो सेफ थे, लेकिन वहाँ से रह के वो यहाँ का काम भी देखा। वो एक मैगज़ीन भी वहाँ निकले और ये जितने बच्चे जाते थे, उनको वो वहाँ इन मोटिवेट करते थे। फिर फ्रांस जाके वहाँ तो काम कर रहे थे, लेकिन बीच में फ्रांस एंड इंग्लैंड, उनके बीच हाँ, में थोड़ा एक वर्ल्ड वॉर के समय एक ट्रीटी साइन हो गया था ट्रीटी दोनों के जो हो बीच में। गया, हाँ, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा देखे कि अभी शायद फ्रांस में रहना कि उनके लिए ये नहीं होगा, वो चले गए स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड से फिर भी वही काम ये किए। मैं क्यों बोलता हूँ, एक आदमी का देखिए सारा लाइफ, तन, मन, धन जो कुछ है ना, वो सब कुछ देश के लिए, राष्ट्र के लिए वो समर्पित किया और पूरा निष्ठा के साथ। और सबसे बड़ा बात है, जब वो स्विट्ज़रलैंड में थे, वो एक सिमेट्री जो होता है ना, जो हुँ, वहाँ जो डेड बॉडी डेड बॉडी को रखा ये मतलब। रखा जाता है और का स्मृति रखा जाता है। हुँ, वो एक-एक उनका जो होता है, जैसे हमारा लॉकर होता है, हुँ, एक लॉकर को एडवांस दिया 100 इयर्स के लिए। माने उनको रेंट में ले लिया फॉर हुँ, 100 इयर्स और वो टर्म्स था ऐसा कि मेरे और मेरे पत्नी के मृत्यु के बाद हमारा जो एसेस। एसेस है, वो वहाँ रहेगा। उसी 100 इयर्स में कोई इंडियंस अगर आए, हुँ, तो उसको दिया जाएगा, हमारा जो भस्म है, चिता भस्म उसको दिया जाएगा, तो वो उसको भारत लेके जाएँगे। वो वापस आया? मैं वही बात बोल रहा हूँ, एक आदमी का देखिए सोच देखिए, हाँ, माने मन में और अंतर में देश के लिए, राष्ट्र के लिए कितना प्रेम है। कि अगर मैं मर भी रहा हूँ एक फॉरेन लैंड पे तो मेरी जो अंतिम जो बची हुई अस्थियाँ हैं उसको गंगा में बहा दो या फिर मेरे देश ले उनका जाओ। जो आशा भी है, हाँ, उत्कंठा भी है कि वो 100 साल तक इसीलिए वो दे के गए। उनका जो देहांत 1930 में हुआ। हुँ, हमारा भारतवर्ष स्वाधीन हुआ 1947। 1947 में, लेकिन वो नहीं आ सका।
बाद में बाघा जतीन के नाम तो आप जानते होंगे। हाँ, बाघा उनका जतीन। जो नाती हाँ। डॉक्टर पृथ्वींद्रनाथ मुखर्जी हुँ, आई थिंक डॉक्टर पृथ्वीनाथ मुखर्जी, वो फ्रांस में एक प्रोफेसर थे। हुँ, उनको ये बात पता था। वो हमारा तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे, हुँ, श्रीमती इंदिरा गांधी, उनको हुँ, रिक्वेस्ट किए कि ऐसा का चिताभस्म स्विट्जरलैंड में है, हुँ, हम लेंगे। श्रीमती गांधी उसमें हाँ भरे, लेकिन वो नहीं आ सका। ऐसे दिन बीतते गए, साल ऐसे गए, लेकिन वो नहीं आया। 2003 में हुँ, गुजरात का तत्कालीन जो मुख्यमंत्री, 2002 या 2003 में आई थिंक, हुँ, गुजरात का जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, वो जाके स्विट्जरलैंड से उनका ये लाए और अहमदाबाद में उनका एक क्रांति क्षेत्र बना, जो अच्छा। कि 52 एकर्स में बना है। इंडिया हाउस का एक रेप्लिका वहाँ हुआ है। हुँ, नहीं, बोलने का बात है, वो जो मिनिस्टर है, वो है, चीफ मिनिस्टर थे, वो नरेंद्र मोदी थे, आज हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर हैं। वो बात छोड़िए, मैं बोलता हूँ, इतने बड़े स्वाधीनता संग्रामी, हुँ, जिनका सारा जीवन, हाँ, जो तन मन धन बोलते हैं, सब कुछ वो समर्पित किया राष्ट्र के लिए, लेकिन उनके बारे में इतना बड़ा अभिधा, और वो खुद कितने स्वाधीनता संग्रामी को हुँ, उन्होंने माने जो ग्रूम किया, माने हाँ, मेरा हिंदी थोड़ा अच्छा नहीं है इसलिए ग्रूम किया, हाँ, तो उनको लेकिन हम नहीं जानते हैं, हाँ, हमारे बच्चे नहीं जानते हैं, उनके बारे में कोई पाठ्य पुस्तकों में कुछ नहीं है। इसी तरह रामजी कृष्ण वर्मा की तरह सैकड़ों, हजारों ऐसे हैं जिनके बारे में हमको पता नहीं है, और हम सिर्फ बोलते हैं कि आप जैसे बोले हुँ, कि स्वाधीनता हमारा ऐसा आ गया, कोई इसमें रक्तपात नहीं हुआ, बिना खड़ग बिना ढाल, जो हुँ, ये कविता होता है ना, बिना खड़ग बिना ढाल में हमारा स्वाधीनता मिल गया, ये बात सही नहीं है। हमारा बच्चों को सही बात पता चलना चाहिए हुँ। कि इसके लिए सैकड़ों, सैकड़ों नहीं, हजारों लाखों लोग अपना जान दिए हैं, शहीद हुए हैं। ये बात हमारा बच्चों को पता चलना चाहिए। आप अभी एक नाम लिए बाघा जतिन। इनके बारे में मुझे तब पता चला ना जब मैं अपना ग्रेजुएशन करके कुछ प्रिपेयर कर रहा था अपने लाइफ में आगे के करियर के लिए, तब मुझे इनके बारे में पता चला। इनके बारे में आप कुछ बताइए? उड़ीसा से थे शायद आई गेस। पाखा जतीन, वो बालेश्वर में तो उनका ये हुआ हाँ, था, मर्डर हुआ था उनका। मर्डर हुआ था। हाँ, ऐसे जर्मन कॉन्स्पिरेसी के तहत। तरह हुआ है। हाँ। क्या होता है ना, तब जब वो स्वाधीनता संग्राम चल रहा था, हुँ, काफी सारे ऐसे हैं जो बघा जतीन, बनकर सुभाष बोस, हाँ, बघा जतीन, ये जितने लोग भी सब थे। हुँ, कभी कभी क्या होता है ना, हम उनको उड़िया उड़ीसा से बोलते हैं, वो लोग बंगाली बोलते हैं, ये बात हुँ, हमारा ये क्या डिस्कशन का ये बात नहीं है। हुँ, लेकिन उनका कर्म क्षेत्र जो है, जैसे नेताजी जन्म हुए कटक में, हुँ, वो बढ़े यहाँ, हुँ, लेकिन उनका कर्म क्षेत्र बन गया कोलकाता। कोलकाता। इसी तरह काफ़ी सारे बंगाली लोग, जिनका जन्म हुआ था शायद तो वेस्ट बंगाल में, हुँ, लेकिन उनका कर्म क्षेत्र उड़ीसा, छोटानागपुर, हुँ, इसी अंचल में हुआ। सुरेंद्र साय, वो हुँ, संबलपुर में थे, संबलपुर में ही उनका ये हुआ, माने वो कर्म क्षेत्र भी संबलपुर रहा। हुँ, तो इसीलिए काफ़ी सारे लोग हैं, भगा जतीन का अवदान बहुत है, वो शहीद भी हुए। हुँ। उनको मार दिया गया बालेश्वर में। हाँ, मार दिया गया। हुँ, तो जो अवदान है, हुँ, सिर्फ कोई स्मॉल है कि प्यास नहीं है, हुँ, सर्वभारतीय स्तर में उसके लिए आंदोलन हुआ, उसके लिए लड़ाई भी हुआ। हुँ, हमारा उड़ीसा का अवदान भी बहुत ज़्यादा है। इवन हिस्ट्री में जो बात हम सुनते हैं हुँ। कि 1857 में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ। लेकिन शायद पाइका विद्रोह उससे पहला मान पहले। काफ़ी सारे पहले, पाई हाँ, का जो विद्रोह हुआ 1870 में हुआ। हुँ, उससे पहले 1804 में हाँ, हुई खुर्दा में। हाँ, जय राजगुरु, हमारा जो तत्कालीन जो गजपति थे, उनका हुँ। जो राजगुरु थे, उनका नेतृत्व में भी एक आंदोलन हुआ था। गजपति मतलब किंग। किंग जो होता है, हुँ, पुरी के जो किंग होते हैं, हुँ, उनको गजपति बोलते हैं। हुँ, उसी टाइम मुकुंद देव हुँ, सेकंड, वो जो गजपति थे, हुँ, जब मराठा लोग को हटा के ब्रिटिश लोग यहाँ आने के लिए ये किए, और मुकुंद देव उसके लिए
थोड़ा उनको साहस किया था, हुँ, लेकिन हुँ, बाद में उनको उनका गलती पता चला। तो जय राजगुरु, हुँ, तो जय राजगुरु फिर ब्रिटिश के विरुद्ध में लड़े। हुँ, उसके बाद फिर हमारा पाइक जो रिबेलियन, पाइक रिबेलियन बोलते हैं, लेकिन हम उसको पाइक संग्राम बोलते हैं। हुँ। इट इज़ नॉट ए रिबेलियन, विद्रोह नहीं है, वो एक संग्राम था। तो वो फिर शुरू हुआ, वो 1857 से काफ़ी पहले हुआ, काफ़ी उसके सारी ची बारे में पाइका विद्रोह और उड़ीसा में जैसे जो पूरा इंडिपेंडेंस मूवमेंट था, जैसे कि मैं आपसे जो ऑफ कैमरा मेरा बात हुआ तो आप बता रहे थे इस रोड के बारे में आप बताए, उसके बाद एक बारूनी मंदिर है, उसके हाँ, बारे में बता रहे थे। उसके बारे में थोड़ा बताइए ना हमें? हाँ। क्या हुआ 1803-4 में हुँ, ब्रिटिश आए उड़ीसा में। हुँ, जब आए, तब उनका हेडक्वार्टर रहा कटक, और तब गजपति महाराजा ऐसे तो गजपति थे, लेकिन थोड़ा वीक था। हमारा जो मिलिट्री, उड़ीसा का जो पहला वाला मिलिट्री है, जैसा था हमारा सैन्य शक्ति जो था ना, हुँ, हुँ। उसी के बारे में अगर हम पता चलेगा तो मैं फिर आपको पीछे ले लूँगा कि उड़ीसा का सैन्य शक्ति कितना ज़्यादा था। हाँ, बताइए ना। इसके बारे में तो बताऊँ तो, अच्छा। आप देखिए, अगर आप उड़ीसा हिस्ट्री और इंडिया का जो इतिहास आप देखेंगे, हुँ, ख्रीष्टपूर्व जितने भी साल तक देखेंगे, हुँ, वहाँ से शुरू करके 1592 साल तक हुँ, कभी कोई विदेशी आक्रमणकारी का अधीन में नहीं गया। हुँ। कोई ना कोई वंश उड़ीसा में शासन किया, जो हुँ, कि विदेशी नहीं है, नहीं थे, भारतीय मूल के थे। हाँ, ये मैंने भारतीय मूल पढ़ा के है। थे। और मैं आपको उदाहरण कर देके बताता हूँ, हाँ, 1192 में, हाँ। बैटल ऑफ तराइन। 1192 में जब पृथ्वीराज चौहान के अंत हो गया, और एक ज़्यादा जो बाहर वाले लोग आ गए, तब हमारा जो नालंदा नालंदा, इसके बाद विक्रमशिला जो ये हुआ, हम जानते होंगे जे हुँ, हुँ, कैसे हुँ। बख्तियार खिलजी ने जला नालंदा दिया था। विश्वविद्यालय को जला दिया, पूरा सबको मार दिया। और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का भी ऐसा ही हाल हुआ। हुँ, वो 1192 में, और उसी टाइम बंगाल भी आ गया, उनका कब्जा में आ गया। हुँ, किसका? वो लोगों का कब्जा में आ गया, जो वैदेशिक लोग थे, आक्रमणकारी थे, लुंठनकारी थे। लेकिन 1192 हमारा पड़ोसी राज्य वेस्ट बंगाल आ गया कब्जे में, हुँ, लेकिन उड़ीसा नहीं आया। 1592 तक उड़ीसा इंडिपेंडेंट रहा। उड़ीसा का अपना जो देशीय राजा जो थे, वो बहुत पावरफुल भी थे। इसीलिए जो पड़ोसी नेबरिंग स्टेट वेस्ट बंगाल में सुल्तानेत थे, हाँ। फिर भी उड़ीसा में गजपति राज करते थे। उसी टाइम वहाँ पुरी मंदिर तैयार हो रहा था, लिंगराज मंदिर तैयार हो रहा था, कोणार्क मंदिर तैयार हो रहा था। ये था क्योंकि वो मिलिटरी पावर ऐसा ही था। ये कब का बात है? जो पूरी मंदिर वगैरह तैयार हो रहा था? पूरी मंदिर तैयार हुआ वो 1 साल, 100 साल अंतर में हुआ। 1135 में शुरू हुआ था उसका मंदिर का निर्माण। वो चोलगंग देव ने शुरू किया था, मुकुंद हमारा ये हुआ। 1237 में नरसिंह देव जो है, हुँ। वो कोणार्क मंदिर का निर्माण किया। वो अंकल हिस्ट्री में तो 5 साल, थोड़ा 6 साल गैप का इधर पीरियड उधर। हो ही जाता है नहीं, वो। मैं क्यों बोलता हूँ, हाँ, जब 1191 में वो लोग आए, हाँ, तब पूरी मंदिर हमारा जस्ट निर्माण हुआ था। हाँ। इसके काफ़ी सारे बाद, 50 इयर्स के बाद भी हम लिंगराज कोणार्क मंदिर तैयार कर रहे हैं। हुँ, उसी टाइम जब ज़्यादातर जो मुस्लिम इन्वाज़न हुआ वेस्ट बंगाल में, और गौड़ का राज्य का जो पंडित लोग, ब्राह्मण लोग वो सब भागे, हुँ। तब लांगुड़ा नरसिंहदेव उनको सदाशिव मठ में तो आसीलम दिया। अच्छा। और उसके बाद भी वो लोग नहीं आए, उड़ीसा को कैप्चर नहीं कर नहीं सके। बीच-बीच में आते थे, जब गजपति चले जाते थे साउथ में, हाँ। लेकिन जब वो साउथ से फिर लौटते थे, फिर उनको भगा देते थे। दैट कंटिन्यूड इवन गंगा डायनेस्टी के बाद सूर्यवंशी राजा जो आए कपिलेंद्र देव, हुँ, उन कपिलेंद्र देव आए 1435 में, हुँ, उनका सिंहासन आरोहण किए। 1435 से
1200 1498 में कपिलेंद्र देव आए, प्रताप रुद्र देव आए, हुँ, जिनका बेटी के बारे में बताया। हाँ, वो थोड़ा वीक हो गए। वीक हो गए क्यों? वो थोड़ा सरल विश्वासी थे, कवि थे, हुँ, धर्मप्राण थे। उनका सेनापति थे गोविंद विद्याधर। वो काफ़ी थोड़ा-थोड़ा माने पीछे से जो चाकू मारते हैं ना, हाँ, विश्वासघातकता किए। इसीलिए उनका पतन हो गया। तब मुस्लिम शासक आए। तो 1192 से शुरू करके 1592, हुँ, ये जो 400 साल तक उड़ीसा अछूत रहा। अच्छा, तो ये था हमारा मिलिट्री पावर का ये, क्योंकि गाँव-गाँव में जैसे मैंने बोल रहा था, ऐसा नेटवर्क था। गाँव एक में नेटवर्क मतलब जैसे गाँव के जो लोग थे वो एक साथ मिलके लाइक रिवॉल्यूशनरी फोर्स गुरिल्ला फोर्स की तरह नहीं, काम कर गाँव रहे के थे। लोग जो थे, हाँ, गजपति क्या करते थे, हमारा गजपति और उड़ीसा का जितने भी शासक थे, हुँ, वो गाँव में एक वेल नीट नेटवर्क उनका था। वो हर समाज के लोगों को सेना बाहिनी में रखते थे। हुँ, लेकिन वो सेना बाहिनी जो था, हुँ, नॉर्मल टाइम में वो लोग खेती-बाड़ी करते थे। उनको भी खेती-बाड़ी के लिए ज़मीन जायदाद सब दिया जाता था और हर 2-3 गाँव में एक मुखिया था। वो मिलिटरी हेड होता था। हाँ, जहाँ हर गाँव में एक अखाड़ा घर होता था, एक हाँ, मंडप होता था। अखाड़ा मतलब हाँ, प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस के लिए। हाँ, आज जहाँ भी ये लोग हरियाणा में होता है। खेती-बाड़ी करते हैं, लेकिन रात को आके अखाड़ा घर में प्रैक्टिस करते थे। अच्छा, वो ड्यूटी था, वो जो मुखिया रहता था, हुँ, जिसको दलपति बोलते थे, वो उनका मुखिया रहता था। वो काम करता था। जब कोई युद्ध का टाइम आता था, हुँ, तो ये कलेक्ट करता था लोगों को। कोई जो कैपेबल होते हैं, घर में कुछ रहते हैं और कुछ जाते हैं युद्ध में। हुँ, तो ऐसा जो होता था ना, तो एक बहुत अच्छा फ़ोर्स था। हुँ। गाँव में भी थे वो लोग और बाहर में भी जाते थे। मतलब अपना डेली का काम भी कर रहे हैं, जो उनका दैनिक दिनचर्या है और उसके साथ-साथ युद्ध का जब बारी आए तो तैयार भी हैं। तैयार रहते थे और गाँव भी ऐसे नहीं ये होता था, अगर वो चले गए बाहर, गाँव भी प्रोटेक्टेड रहता था। तो इसीलिए तब जो शत्रु जो होते हैं ना, बाहर का शत्रु, वो हुँ, उड़ीसा को कैप्चर नहीं कर नहीं सके फॉर थाउज़ेंड्स ऑफ ईयर्स। जब दूसरे जगह पतन हो गया उनका, हुँ, लेकिन उड़ीसा ऑलवेज़ कंटीन्यूअसली वो अविजित रहा। हुँ। वो कोई उसको माने जीत नहीं सका। ये एक हिस्ट्री था। पाइका विद्रोह पे आने से पहले मैं आपसे एक चीज़ और पूछूँगा कि उड़ीसा के जो टेम्पल्स हैं, जैसे आप कोणार्क टेम्पल हो गया या फिर लिंगराज हो गया या जगन्नाथ मंदिर हो गया, उसमें पत्थर यूज़ हुए हैं। लेकिन उड़ीसा के ज्योग्राफी में आपको पत्थर नहीं दिखेंगे। ये थोड़े-थोड़े से हैं मतलब खंडगिरी वगैरह हो गया या फिर ईस्टर्न घाट्स के जो टूटे-टूटे से पहाड़ हैं। ये आप पत बहुत अच्छा मैं समझ गया आपका प्रश्न को। हाँ, आप बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं जो बोला ना, हाँ। जब बचपन में काफ़ी सारे प्रश्न मेरा था, ये भी एक प्रश्न था। हुँ, क्योंकि मेरा जो गाँव में बोला, हमारे गाँव के पास एक पहाड़ है, छोटा-सा पहाड़, हुँ, उसको देवड़िया मुंडिया बोलते हैं। हुँ। देवड़िया मुंडिया उड़िया में बोलते हैं, मुंडिया उड़िया में उसको पहाड़ होता है हिंदी। हेड ऑफ नहीं, गॉड मुंडिया मीन्स पहाड़, पहाड़ अच्छा, तो देवड़िया पहाड़ और उसके नज़दीक एक गाँव है, उसको बोलते हैं देवड़िया पटना। अच्छा। तो लेकिन वो गाँव में कोई ऐसा फ़ेमस टेम्पल नहीं है हुँ, और वो पहाड़ में भी कोई टेम्पल भी नहीं है। देवल हुँ, मीन्स टेम्पल, हुँ। देवड़िया मुंडिया मीन्स देवल मीन्स भगवान का टेम्पल। पहाड़। वही है कि नहीं, देवल मीन्स टेम्पल होना चाहिए वहाँ। अच्छा। लेकिन वो पहाड़ में भी कोई टेम्पल नहीं है। हुँ, या वो जो गाँव है देवड़िया पटना, हुँ। उड़िया में टेम्पल को देवड़ बोलते हैं। अच्छा, तो देवड़ों से देवड़िया, अच्छा। तो टेम्पल होना चाहिए वहाँ, कोई पुराना टेम्पल, हुँ, कुछ नहीं है। तो मैं सोचत रहा था तब, उसका नाम देवड़िया पटना क्यों हुआ और देवड़िया मुंडिया कहाँ हुआ? हुँ, कैसे हुआ? वही देवड़िया मुंडिया में हुँ, जो देवड़िया पहाड़ है, उसके पर एक मैन मेड एक केव है। हुँ, वो आयताकार है, हुँ। रेक्टेंगुलर, बहुत बड़ा केव है। लेकिन अभी तक भी पता नहीं चला वो केव कौन किया।
अच्छा। खुदाई कौन किया था। लेकिन मेरे मन में एक आया था कि जो लिंगराज टेम्पल है, हुँ, अभी भुवनेश्वर में जो टेम्पल लिंगराज टेम्पल है, हुँ, हुँ, उसके नज़दीक जो पहाड़ है, हुँ, एक खंडगिरी है, हुँ, लेकिन खंडगिरी से में कोई पत्थर लेके हुँ। मंदिर गढ़ नहीं सकता, क्योंकि खंडगिरी खंडगिरी से पहले से पहले रिलीज़ है। से ही हाँ। वहाँ काफ़ी सारे आर्किटेक्टर है और वहाँ हुआ रहे। हुँ, और हमारा आप पता चलेगा, हुँ, उड़ीसा में जितने भी राजा हुए, हुँ। वो कभी दूसरे ये का नष्ट नहीं किया। अच्छा। वो ललाटेंदु केसरी, हुँ, जो कि उद्योत केसरी हम बोलते हैं, हुँ, जो कि लिंगराज टेम्पल का जो वो निर्माता बोलते हैं, हुँ। वो खुद खंडगिरी में जाके तपस्या किए थे। अभी अच्छा। खंडगिरी में की एक गुहा है, जिसका नाम है ललाटेंदु गुम्फा। हाँ, ललाटेंदु गुफा। तो उनका उस प्रति सम्मान था, तो वो डेफ़िनेटली खंडगिरी से कभी भी पत्थर नहीं लेके गए होंगे। हुँ, लेकिन और थोड़ा आगे आएँगे तो वो जो देवलिया मुंडिया, जो देवलिया पहाड़ है, वो हुँ। है। और एक छोटा रेंज ऑफ माने वहाँ पे पहाड़ है, टूटा हुआ। हिल्स है। हाँ। उसका पूर्व के तरफ, पूर्व जो है भुवनेश्वर के तरफ जो हिस्सा है, वो पूरा समान है। वो पहाड़ की तरह नहीं दिखेगा। आप अगर जाएँगे पूर्व से, आपको पहाड़ नहीं लगेगा वो। लेकिन आप पश्चिमी की तरफ जाएँगे तो वो एक पहाड़ की तरह लगता है। तो ऐसा है, शायद वही पहाड़ जो पहले था, उससे पत्थर गया होगा मंदिर बनाने के लिए, और उसी टाइम शायद वो गुफा को खुदाई किया होगा। ये एक रीज़न है। माने एक हो सकता है कि माने उसका जो बोलते हैं कारण हो सकता है। हुँ, उसका नाम देवलिया पहाड़ क्यों, देवलिया मुंडिया क्यों बोला? उसी देवलिया मुंडिया के साथ हाँ। और एक हिस्ट्री जुड़ा है। आप जो बोले ना पाइक विद्रोह, वही जो गुफा के बारे में मैं बताया, ये गुफा के साथ पाइक विद्रोह का बहुत संपर्क है। क्योंकि वो उस टाइम बहुत जंगल था, और जो रास्ता गया है, हुँ, आपका उड़ीसा का सबसे पुराना जो रास्ता जो इतने है, उसमें से एक पुराना रास्ता है, जो कि कटक से गया है बरहमपुर तक, जो चंदका होते हुए जो चंदका बरहमपुर होके जो निकलता है। गया है, उसको हाँ। वो पहला वाला था। हुँ, क्योंकि ब्रिटिश हो या उनसे पहले भी हो, हुँ, जितने भी सब हमारा यातायात होता था, उसी रास्ते में होता था। हुँ, और उसी रास्ता का और इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ता है, उसी रास्ते के किनारे हुँ। जो चंदका अभयारण्य है अभी, हाँ। एलिफेंट सैंक्चुअरी, उसके अंदर एक गढ़ है, अच्छा। वो हिस्ट्री में भी है, भुआड़ी गढ़ बोल के। उसका जो प्राचीर अभी भी विद्यमान है, वो भी जो लोग जब जाते हैं हुँ, अभयारण्य में, उनको टूरिस्ट लोगों को वो भुआड़ी गढ़ लेके दिखाया जाता है कि अच्छा। यह पहले था, वो चोड़गंगा देव ने उसको बनाया था। हुँ। वो क्या था गढ़ मतलब क्या होता था उसमें? जी, उस वो गढ़ में होता क्या था? वो जब चोड़गंगा देव पहले आए, 1112-10 ऐसे कुछ ये में आए, वो पहला गढ़ वहाँ बनाया। गढ़ मीन्स फोर्ट। अच्छा फोर्ट। हाँ, वो फोर्ट जो बनाए, वहाँ पहले रहे। हाँ। बाद में वो फिर, आपको पता है, वो फिर चोड़गंगा का जो गंगा साम्राज्य का प्रतिष्ठा किया, हुँ, तब तो राजधानी बदला दिया। उसी टाइम हुँ, वो था, तो उस मीन्स वो रास्ता भी तब भी था। हुँ, तो जब पाइक विद्रोह हुआ हुँ, 1870 में, 1817 में, तब जो पाइक लोग जो होते हैं, उनका जो नेतृत्व स्थानीय लोग थे, हुँ, क्योंकि उसी रास्ता जो था, वो हुँ, ब्रिटिश लोगों का लाइफलाइन था। क्योंकि जितने सब वो कर जो होता है ना, हुँ, खजड़ा, खजड़ा बोलते हैं जिसको बोलते हैं, हुँ। खजड़ा को रेवेन्यू हाँ, जो रेवेन्यू। कलेक्ट होता है, उसी को उसी रास्ते में लाके कटक लाते थे वो, अच्छा। क्योंकि कटक उनका राजधानी था। हुँ, लेकिन ये जो हमारा जो पाइक लोग थे, हुँ, वॉरियर्स, हाँ। वो उनको, पाई का मतलब वॉरियर्स। हाँ, वॉरियर्स, वो लोग उनको लूट लेते थे, लूट के उनको मारते थे। हुँ, और वो जो गुफा था, वहां जाके रहते थे। पहाड़ के ऊपर था, अगर नीचे से कोई जाएगा तो दिखाई देगा। हुँ, तो इसके साथ भी एक हिस्ट्री का एक ये जुड़ा हुआ है छोटा सा पन्ना, हुँ,
जो कि पहले पता नहीं था, क्योंकि वही पहाड़ और वो रास्ता हुँ, ये बीच में 2 किलोमीटर का जगह है, हुँ, और बीच में एक जगह है कि मंदिर है छोटा-सा। हुँ, वो देवता जो है उनको कहाड़िया संड बोलते हैं। अच्छा, लेकिन कहाड़िया संड का जो नाम बोलते हैं ना, संड होने से वृषभ बोलते हैं उसको। हुँ, संड मीन्स इसको हिंदी में बोलते हैं वृषभ, नंदी, बुल, नंदी। हाँ, तो नंदी अगर संड होता है तो हमारा मन ऑटोमेटिकली जाता है कि वो शिव जी का हाँ, नंदी हो सकते हैं। हाँ, लेकिन कहाड़िया जब शब्द जुड़ता है उसमें, हुँ, उसका कोई मतलब नहीं आता है। कहाड़िया संड मतलब तो ब्लैक बुल। हाँ, हाँ, नहीं कहाड़िया मीन्स कहाड़ी एक बजाने के लिए एक ये है, इसको अच्छा, तूरी बोलते हैं। हिंदी में शायद तूरी बोलते होंगे। हुँ, वो जो वार के टाइम पे हाँ, बजाया जाता बजाते हैं, है। उसको कहाड़ी बोलते हैं। हाँ, उड़िया में उसको कहाड़ी बोलते हैं। सो कहाड़िया संड फिर उसका मीनिंग कुछ नहीं होता है। हुँ, तो कुछ दिन पहले हुँ, मैंने नज़दीक के गाँव से एक किताब मिला मुझे, छोटा-सा हाँ, 28 पेज का एक किताब, हुँ, उड़िया में लिखा हुआ है। उसको मेंढासाल एक गाँव है, हुँ, एक रघुनाथ पांडव बोल के, हुँ, बहुत दिन साल पहले वो एक छोटा-सा किताब लिखे हैं, कविता। हुँ, उसमें उन्होंने उल्लेख किया कि बीरबल कहाड़िया, बीरबल कहाड़िया वो एक व्यक्ति है। अच्छा, कौन है? ना जैसे मैंने बोला, प्रति गाँव में यहाँ 2-3 गाँव के लेके एक-एक मुखिया होते थे। हुँ, हुँ, तत्कालीन जो मुखिया थे उसी इलाके में, उनका जो डेजिग्नेशन था, वो था ओगाड़ा संढ। अच्छा, ओगाड़ा मीन्स माने हू विल जस्ट चेक, हाँ, ओगाड़ीबा माने माने एक चेकमेट जो होता है ना, हुँ, उसी हुँ, तरह माने गार्ड करेगा, वो है ओगाड़ा। संढ मीन्स दैट बुल, हुँ, ही विल प्रोटेक्ट द एरिया लाइक ए बुल, जैसे फाइटिंग बुल होता है ना ऐसा। हाँ, तो उनका जो टाइटल होता था ओगाड़ा संढ। उनका बेटा का नाम था बीरबल, सो ऑटोमेटिकली उनका नाम होता था बीरबल ओगाड़ा संढ। अच्छा, तो जो कहाड़िया संढ है, हुँ, वो कविता में उन्होंने लिखा है कि जब पाई का विद्रोह होता था और जो पाई का जो नेता लोग थे, वो ऊपर रहते थे, ब्रिटिश आर्मी वो सोचे थे कि उनको कैसे पकड़ेंगे। लेकिन जितने टाइम उन्होंने ट्राई किया, हुँ, बीच में एक-एक कहाड़ी का आवाज़ आता था, अच्छा, एक तुरी का आवाज़ आ रहा था, हाँ, और जब वो जाते थे वहाँ गुफा के पास, वो केव के पास, कोई नहीं मिलता था। कोई नहीं मिलता था। तो उनको थोड़ा हैरानी हुआ जे कैसे? हाँ, हम जब आते थे कहाँ से एक-एक कहाली कोई बजाता है, हाँ, और हम नहीं पकड़ सकते, कोई नहीं मिलता है। तब उनको फिर पता चला कि वो जो बीरबल ओगाड़ संढ जो है, हुँ, वो ओगाड़ संढ का बेटा, वो एक-एक कहाड़ी लेके के साल का पेड़ है, उसके हुँ, ऊपर बैठ के ये करता है। तो उनको फिर ये लोग शिकारी के वेश में जाके एक आदमी उनका तो गोली करके मार दिया। हुँ, जहाँ उनका डेथ हुआ, वहीं उनको पूजा कर गया तब। अच्छा, तो पूजा होते-होते वो कहाड़िया संड हो गए, मंदिर हो गया, देवता हो गए, लेकिन बीरबल ओगाड़ संड को लोग भूल गए। अच्छा, ऐसा ही हुआ था, और ओगाड़ संड के बारे में हमारा खुर्दा का जो प्रोफेसर है इतिहास का, खुर्दा कॉलेज का हुँ, अ, डॉक्टर लक्ष्मीनारायण राय सिंह, हुँ, उन्होंने भी उगाड़ संड के बारे में बताया है। मादला पांजी में भी उल्लेख है उगाड़ हुँ, संड के बारे में, कि जो जनरल हरकोट थे तत्काल जो ब्रिटिश ये थे, उन्होंने भी उगाड़ संड को ताकीद किया था हुँ, कि अगर आप और आपका परिवार इस तरह ब्रिटिश के विरुद्ध में ये करेगा तो आपको हम ये दंड देंगे। हुँ, और उनका भी पूरा सब छीन लिया, हुँ, ज़मीन जायदाद सब कुछ छीन लिया। अभी जो है हरिपुर मौजा जो मेंढासाल के पास है, उसी उगाड़संड वंश का प्रतिष्ठित एक मंदिर भी है, गड़ो तोटा मीन्स एक अर्चाड भी है, लेकिन उनका परिवार का कोई नहीं है। तो ये है, ये भी एक इतिहास का पन्ना है जो हाँ। हमको पता नहीं है, जो काहलिया संड के बारे में। सर, अगर हम देखते हैं उड़ीसा के हिस्ट्री को तो एक वॉर सिर्फ़ हमें जो हिस्ट्री बुक्स में पढ़ाया जाता है वो है कलिंगा वॉर, अशोक के टाइम पे। उसके बाद आपने बताया कि 1592 तक उड़ीसा को कोई कॉन्कर नहीं कर सका। बट ब्रिटिश भी जब आए तो उन्हें ऐसा यहाँ क्या दिख गया कि
वो उड़ीसा को फिर कैप्चर करने आ गए। और अशोक भी कलिंग के पीछे क्यों पड़े थे? अगर आप वो पुराना उड़ीसा का हिस्ट्री देखेंगे, हुँ, माने बिफोर क्राइस्ट कम 15 माने 500 इयर्स माने कलिंग वार का पहला वाला भी देखेंगे, हुँ, तब उड़ीसा का जो नौ वाणिज्य जो है, हुँ, वो बहुत रिच था। हुँ, देखिए, बर्मा में ब्रह्मदेश जो है, हाँ, वहाँ अभी भी जो प्रोमो बोल के एक सिटी है, हुँ, उसका नाम पहले श्रीक्षेत्र था अच्छा, और बाली यात्रा हमारा उड़ीसा में होता है। हाँ, बाली यात्रा हुए क्योंकि ना बाली, जाभा, सुमात्रा, बोर्नियो हाँ, वो सब आइलैंड में भी हमारा उड़ीसा का जो बिज़नेसमैन जो होते हैं ना, ट्रेड्स, साहब लोग होते हैं, हाँ, ट्रेडर्स, वो जाते थे नौ वाणिज्यक में जाते थे। और उसी टाइम ताम्रलिप्त जो है, आज का जो तमलुक है, हुँ, वो तब उड़ीसा का पार्ट था। हुँ, ऋषिकुल्या नदी के जो गंजाम में है, हाँ, जो कि सी का जो शोर है, हाँ, तो एंटायर रीजियन में 15 वो बोलते हैं कि बहुत सारे पोर्ट थे, लेकिन 15 सबसे मुख्य बंदर थे, जहाँ से ये लोग सब जाते थे बाहर। अच्छा, और वो जो ट्रेडर्स, वो एंटायर जो नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया उसको कंट्रोल करते थे। वहाँ से आता था सामान, वो बाहर जाता था। तो ये जो ट्रेडिंग है, वो टाइम कलिंग का पूरा दबदबा था। हुँ, तो मगध का जब अशोक बने, आपको पता होगा कि अशोक जब कलिंग वार किए, हुँ, तब इतने लोग मर गए हाँ, और अशोक उनका हृदय का परिवर्तन हो गया वो तो कि डेडलीस्ट बैटल था, जो डेट अशोक से कोई नहीं लड़ा, उससे कलिंग लड़ गया। हाँ, लड़ा और पूरा अच्छी तरह से लड़ा क्योंकि हाँ, इतना पावरफुल भी था वो। एक अशोक तरह का एक राजा का भी हृदय का परिवर्तन कर दिया। तो इसका मतलब है उड़ीसा भी बहुत पावरफुल था और उसी के लिए जो मिलिट्री ये था मैं पहले बोला ना, हुँ, वेल निट जो ये था वो पहले से ही था हमारा। वो ट्रेडिशनली वो चल रहा था अच्छा, एवं जो नौ वाणिज्य वो पूरा बहुत अच्छी तरह से था। तो इसीलिए अशोक ने मगध का जो सम्राट थे, हुँ, वो बोले कि अगर उड़ीसा को मैं कैप्चर कर दूँ, हुँ, तो वो जो ट्रेड है, मेराइन ट्रेड जो होता है, हाँ, ओवरसी, उसको भी मैं कैप्चर कर सकता हूँ। कैप्चर कर सकता हूँ। मेन एम वही था और इसीलिए ही कलिंग वार हुआ। अच्छा, और और एक बात मैं यहाँ से जोड़ना चाहता हूँ, आपका प्रश्न से अतिरिक्त है वो। हाँ, अब देखिए, हिस्ट्री का काफ़ी सारे चीज़ है जो कि कुछ अनुसंधित जो है ना, प्रश्न कुछ होता है मन में हुँ, या कुछ डॉट्स होते हैं, उसको अगर जोड़ेंगे तो कुछ-कुछ पॉइंट निकलता है। देखिए, उड़ीसा में काफ़ी सारे जो लोग होते हैं, उनका जो टाइटल होता है, हुँ, वो नौ वाणिज्य के साथ जुड़ा हुआ टाइटल, जैसे मंगराज। हाँ, मंग मीन्स जो जहाज या नौका, हुँ, उसका एक पोर्शन को मंग बोलते हैं, अच्छा, जहाँ से हैंडल की तरह होता है। और माझी, हाँ, माझी एक माने एक टाइटल है जो कि नाव या जहाज के साथ जुड़ा हुआ है। हाँ, जो जहाज चलाते हैं, हिंदी में उन्हें माझी कहते हैं। माझी बोलते हैं। हाँ, लेकिन आप देखेंगे सारा उड़ीसा में जो माझी जो टाइटल है, हाँ, वो एक बहुत बड़ा चीज़ है। अभी क्योंकि आपके माझी सीएम भी माझी हैं। हैं? अभी आपके सीएम भी माझी हैं। माझी है, हाँ, लेकिन माझी अभी क्या कि लोग सोचते हैं माझी मीन्स वो जो कि फिश का बिज़नेस करते हैं या जो हमारा आदिवासी लोग होते हैं, ये सब हुँ, बात नहीं है। सिर्फ फिश बिज़नेस वाला नहीं है, माझी एक्चुअली वो वहाँ से ही आया है। अच्छा, जो बोलते हैं ना हमारा जो पुराना जो था, ओवरसीज़ जो ट्रेड होता था जहाज में, हुँ, उसी से ही लिंक होके आया है और आप देखेंगे चिलिका के नज़दीक काफ़ी सारे गाँव में हुँ, सिर्फ फिशरमैन मैच ही नहीं होता है या हमारा जो आदिवासी लोग उनका टाइटल माझी नहीं होता है। हुँ, काफ़ी सारे जो दूसरे लोग वर्ण के लोग होते हैं, उनका टाइटल भी माझी होता माझी है। होता है। जो पाइक होते हैं, उनमें से भी माझी हैं। तो
आई थिंक उसके ऊपर थोड़ा हुँ, रिसर्च होना चाहिए। हाँ, और इसीलिए आपका जो प्रश्न था कि अशोक क्यों आक्रमण किया? अशोक ने इसीलिए आक्रमण किया कि हमारा जो बंदर सब है, हुँ। बहुत विकसित था उसी टाइम। उनको कैप्चर करने से उनका साम्राज्य का और थोड़ा उन्नति होता, ये वो है। और ब्रिटिश उड़ीसा में क्यों आए? और ब्रिटिश जो आए उड़ीसा को, हुँ, क्योंकि दक्षिण को जाने के लिए अगर कोलकाता उनका जो हेडक्वार्टर था, हाँ, तब तो उड़ीसा पार करके उनको जाना पड़ेगा। हाँ। रास्ता तो वही है। क्योंकि चेन्नई में आए थे उसके बाद उन्हें वेस्ट बंगाल अगर जाना है तो यू तो नीड टू उड़ीसा क्रॉस के उड़ीसा भीतर ही हाँ। उनको जाना पड़ेगा। तो वो था और वो लोग तो वही चाहते चाहते थे कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा एरिया ये 1592 तक अगर उड़ीसा में किसी भी बाहरी शासक का शासन नहीं हुआ, यहाँ के इंडिजिनियस लोग जो थे, जो यहाँ के नेटिव थे, वो यहाँ रूल कर रहे थे। तो उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि ये डिक्लाइन आने लग गया? देखिए, ये जो डिक्लाइन आप बोल रहे हैं, हाँ। उड़ीसा का जो लास्ट जो राजा थे, हुँ, वो मुकुंद देव थे। हुँ, उनसे पहले कुछ दिन हमारा गोविंद विद्याधर वो भी शासन किए, लेकिन जो लास्ट जो थे सबसे पावरफुल जो सूर्यवंशी राजा थे, हुँ, वो थे प्रतापरुद्र देव। प्रतापरुद्र देव हम कपिलेंद्र देव उनके नाम सुने होंगे, पुरुषोत्तम देव के नाम सुने होंगे। वो हुँ, पुरुषोत्तम देव उनके पिताजी थे। कपिलेंद्र देव जो कि सूर्यवंश का प्रतिष्ठाता थे उड़ीसा में। हुँ। ये कौन से डायनेस्टी के थे? सूर्यवंश बोलते हैं, सूर्यवंश बोलते हैं। और प्रतापरुद्र देव पुरुषोत्तम देव से देव के पिता थे, पुत्र थे। हुँ, हुँ, उनका जो करोनेशन हुआ, वो जो सिंहासन आरोहण किए हुँ, 1498 में हुआ। हुँ। वो भी शक्तिशाली थे, क्योंकि उनका पिताजी भी बहुत शक्तिशाली राजा थे। गजपति थे, हाँ। राजा थे। तो ही इनहेरिटेड ए वेरी पावरफुल आर्मी। हुँ, लेकिन क्या हुआ, प्रतापरुद्र देव उनका जो चरित्र था, हुँ। वो बहुत धर्मप्राण थे, सरल विश्वासी थे और खुद एक कवि थे। अच्छा। तो एक राजा के लिए वो होना ठीक है, लेकिन जो सरल विश्वासी हो गए, हाँ, इसमें क्या हुआ, उनका जो सेनापति थे गोविंद विद्याधर, वो मादलापांजी में भी उल्लेख है। हाँ। सर ये मादरा-पांजी हिस्ट्री ऑफ उड़ीसा यह वो अच्छा, जगन्नाथ टेम्पल में ही मेंटेन कर रहा था। अच्छा। उसमें काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन हमको मिलता है। हुँ, उसमें भी ये बात उल्लेख है कि जो गोविंद विद्याधर उनका सेनापति हैं, वो हुँ, उनसे काफ़ी बार धोखाधड़ी किए। हुँ, तो इतने शक्तिशाली होने के बाद भी, उनके इतने शक्तिशाली एक सेना होने के बाद भी, हुँ, हुँ। इसी धोखाधड़ी के कारण उनको काफ़ी पराजय का सम्मुखीन होना पड़ा। अच्छा। तो क्या हुआ, उसी टाइम मैंने बोला कि हमारा जो उड़ीसा का जो गजपति का साम्राज्य, वो कावेरी नदी तक हुँ, कावेरी विस्तीर्ण था। प्रेज़ेंट डे कावेरी नदी तक। हाँ, कावेरी नदी तक था। हाँ, और काफ़ी सारे दुर्ग में राजा जो गजपति होते थे, हुँ, वो उनका अपने लोगों को शासक के रूप में रखते थे। हुँ, इसी तरह उनका जो बेटे थे, उनका नाम था वीरभद्र। अच्छा। ये कुंडाभिलु बोले के एक दुर्ग है, उनका नाम ठीक तरह से दुर्ग का नाम ये नहीं आता है। वहाँ उसका हुँ, वो अधिकारी थे, अच्छा। वीरभद्र। और उनके टाइम में क्या हुआ, हमारा हम्पी जो है, विजयनगर एम्पायर, हुँ, उनका सबसे जो बहुत पावरफुल और फेमस किंग थे, कृष्णदेव राय, हम सब सुने होंगे। हुँ, 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 तब उनका शासक हुए कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय वो सोचे कि कैसे मैं उड़ीसा कलिंग को थोड़ा कैप्चर अधिकार कर करूं, लो। कैप्चर करूं, क्योंकि दक्षिण में तब गजपति का बहुत दबदबा था। अच्छा। तो वो उसको थोड़ा न्यूट्रलाइज करना चाहते थे। हुँ, उनका एक मंत्री थे तिम्माराजु। हुँ, वो बहुत तिम्मायावी उनको बोलते थे। वो बहुत विचक्षण थे। वो क्या किए, उसी जो दुर्ग था, कोंडाभिलु बोल के दुर्ग, वहाँ कुछ लोगों को रिश्वत दे के हुँ, उनको अपने साइड में ले लिए और वो दुर्ग का पतन हो गया। अच्छा। और वीरभद्र उनको बंदी बना दिया गया। हुँ,
और ऐसे मानते हैं कि वीरभद्र उनका समय का सबसे अच्छा जो तलवार का जो विशारद है ना, तलवार युद्ध जो में हुँ, बहुत अच्छा ये थे। हुँ, उनको हम्पी लिया गया, उसके ऊपर भी फ़िल्म भी हुआ है अच्छा, और काफ़ी सारे फिर आप कर्नाटक जाएँगे तो इसके बारे में भी नाटक होता है। अच्छा, तो उनको राजा बोलते हैं कि आप तो इतने बड़े तलवार ये हैं, हुँ, थोड़ा दिखाओ मेरा के सैन्य के साथ युद्ध करके। हुँ, तो वीरभद्र बोलते हैं मैं आपके साथ लड़ सकता हूँ, हुँ, लेकिन आपके सैन्य के साथ नहीं लड़ूँगा। मैं सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। ये के लिए बोला। हाँ, लेकिन जब उनको बाध्य करने बोला तो अपने खुद सुसाइड कर दिए। अच्छा, ये खबर जब प्रतापरुद्र देव के पास पहुँचा तो बहुत दुःख की हुई। हुँ, वो फिर अपना सेना लेके यहाँ विजयनगर को माने अटैक आकर करने। अटैक किए लेकिन पराजित हुए। फिर वो आए, उनका मन में बहुत पीड़ा था कि अपना बेटा का ये हो गया। हुँ, इसके बाद हमारा कृष्णदेव राय ने हुँ, आक्रमण किया कटक को, आक्रमण करके कटक को अधिकार किया। अच्छा, वो ईयर था 1519। हुँ, जब वो अधिकार किया, तब कृष्णदेव हमारा प्रतापरुद्र देव वो बहुत असह्य हो गए। अच्छा, उनको संधि करना पड़ा। तो संधि करने के बाद उनका एक बेटी था, हुँ, उनको जगन मोहिनी बोलते हैं। अच्छा, उनका बहुत सारे डाक नाम भी था, जैसे निकनेम बोलते हैं ना, हुँ, उनका निकनेम तुक्का था, भद्रा था। हुँ, तो वही जगन मोहिनी का शादी हो गया कृष्णदेव राय के साथ। जगन मोहिनी ऐसे तो बहुत सुंदरी थे, हुँ, लेकिन बहुत माने विदुषी भी थे। हुँ, संस्कृत में उनका बहुत अच्छा पकड़ था। जब उनका शादी हुआ, उसके ऊपर भी काफ़ी सारे नाटक अभी भी होता है साउथ में। अच्छा, क्योंकि उनका जो मंत्री था कृष्णदेव राय का, हुँ, उन्होंने कृष्णदेव राय को थोड़ा होशियार किया हुँ, कि देखो, ये बहुत सुंदर ही है, ठीक है, हुँ, लेकिन आपने उनका भाई को मारा, हाँ, उनका पिता को जी को अपदस्थ किया, हुँ, इतना अपमान उनको हुआ और वो इतना विदुषी भी है, वो आपसे प्रतिशोध ले सकती है, थोड़ा होशियार रहना। हाँ, तो ऐसा किंवदंती सब है कि जब वो उनका विवाह हुआ, कृष्णदेव राय क्या किए थे, जो तजिया था, उसमें कुछ एक मनुष्य आकार का एक ये रख के उसको ढँक के रखे थे हुँ, और यहाँ बोले हैं कि जगन मोहिनी को यहाँ से शपथ करके भेजे थे हुँ, कि आपको कृष्णदेव राय को मरना है, जो अच्छा, नाटक में आता है। हाँ, लेकिन ये बात कितने सच, कितना झूठ है, वो पता नहीं। किसी को नहीं पता। तो जब वो जगन मोहिनी जाते हैं, हुँ, वो एक छुरा माने एक चाकू निकाल के हुँ, कृष्णदेव राय को मारने के लिए जाते हैं और उसको भूस दे ये करते हैं, घुसा देते हैं वो हुँ, जो टैप कर तकिया या देते हैं। कुछ है वो स्टॉप कर देते हैं हाँ, और बाद में खुद अपने को स्टॉप करने के लिए आते हैं, तब कृष्णदेव राय उनको पकड़ लेते हैं। हाँ, ये है नाटक जो होता है, हुँ, लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि जगन मोहिनी हुँ, खुद एक संस्कृत में एक कविता लिखे हैं। हुँ, अगर आप गूगल में ढूँढेंगे तो तुक्का पंचकम बोल के है, वो संस्कृत में लिखा है। तुक्का पंजा पंचकम, अच्छा, तो पंचकम मीन्स 5। हाँ, मैं पहले से बोला ना वो बहुत संस्कृत में हाँ, वो बहुत पकड़ था उनका, बहुत अच्छी थी वो, माने पढ़ी-लिखी थी। हुँ, तो वो संस्कृत में लिखा है एक कविता। अपना प्यार को कृष्णदेव बताया है। राय के लिए ये के लिए माने उसमें उजागर किया था, हुँ, माने ज़ाहिर किया था। वो डिस्क्राइब करके लिखा है, अति सुंदर है। उसमें कहीं भी अपमान, प्रतिशोध वो कुछ नहीं है। वो सिर्फ़ लिखा है, इसका मतलब होता है कि आप मुझे समझ नहीं सके। हाँ, तो जो कि बात है, तो जगन मोहिनी
का ये उपाख्यान ऐसा ही है। मतलब कहने का मतलब है कि प्रताप रुद्र देव थोड़ा दुर्बल हो गए और हुँ, उसी टाइम जो आप जानते हैं चैतन्य महाप्रभु हाँ, चैतन्य उनका महाप्रभु। आगमन हुआ था उड़ीसा में हाँ, और प्रताप रुद्र देव उनका बड़ा शिष्य बन गए। हुँ, जब शिष्य बन गए, जब एक आदमी बहुत दुखी होता है, असहाय बन जाता है, तो क्या होता है, वो आध्यात्मिक में पूरा लीन हो गए। हुँ, और जो मैं पहले आपको बताता था, जो अखड़ा, हुँ। जो मंडप सब था गाँव में, जहाँ लोग प्रैक्टिस लोग करते थे प्रैक्टिस लड़ाई के करते लिए। थे, वो धीरे-धीरे संकीर्तन मंडप बन गया। अच्छा, तो उड़ीसा का जो मिलिटरी पावर, वो थोड़ा डिक्लाइन हुआ। हुँ, जो अभ्यास था, वो नहीं हुआ। जो ट्रेनिंग चल रहा था, वो भी उसका बंद हो गया। धीरे-धीरे लोग थोड़ा जो सामरिक शक्ति जो है ना, उड़ीसा का डिक्लाइन हो गया। इसीलिए मैं जो बोला ना, इसके बाद ये सुयोग लेके दूसरे लोग जो कि 400 साल तक कभी हमको अधिकार करने का तो वो सपना कभी साकार नहीं हुआ था, वो हुँ। लोग सफल हो गए। इसके बाद तो चीज़ें मतलब बहुत बदली होंगी, जैसे अगर आप देखिए तो आज के डेट में जो एक आइडेंटिटी है जिसके बारे में मैंने पहले भी बात किया कि कल्चरल आइडेंटिटी चेंज हो रही है। आप देखोगे जैसे पाइका विद्रोह हुआ, तो उसमें बख्शी जगबंधु थे। उनके अलावा और किसी का नाम हाइलाइट नहीं हुआ है। और अभी भी आप कैपिटल सिटी है भुवनेश्वर, उसमें भी आप देखोगे तो बख्शी जगबंधु के नाम से कुछ नहीं है। अगर आप देखोगे बख्शी तो जगबंधु के नाम में है कुछ-कुछ, कुछ-कुछ सपोज़ ही है। बीजेपी कॉलेज एक है, बख्शी जगबंधु हाँ, विद्याधर कॉलेज, ऐसे है। हाँ। लेकिन नेशनल लेवल में उनको इतना हाइलाइट नहीं हुआ है। हुँ, इवन जो आप पहले से जब बोल रहे थे ना, कुछ ऐतिहासिककार जानबूझ के ये आंदोलन को एक छोटा-सा विद्रोह का रूप दिया। अच्छा। तो इतना हाइलाइट नहीं हुआ वो, जितना उसका होना चाहिए था। मतलब एक इस मैं बात कर रहा हूँ वो कल्चरल चेंजेस के बारे में, मतलब आज मॉडर्न डे जो चीज़ें बदली हैं, जो एक टाइम पे उड़ीसा एक कल्चरल हब था, एक मिलिट्री पावर था, आज जो चीज़ें चेंज हो गई हैं उसके बारे में। अगर छोटा-छोटा बात, बड़े-बड़े बात नहीं करेंगे, हाँ, छोटा-छोटा बात जो है ना, हाँ। काफ़ी सारे चीज़ उसके ऊपर अभी हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा। हुँ, उसके बारे में थोड़ा अध्ययन भी करना है, हुँ, रिसर्च भी करना है। हुँ, जो शोध है ना, वो शोध भी ज़रूरत है। हुँ, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया था, हुँ, हमारा 4 तरफ हुँ, जो जिज्ञासा मेरा था हुँ। कि उसका नाम देवलिया मुंडिया क्यों है? मुंडिया क्यों है? हाँ, या हमारा गाँव के पास कुछ गाँव है, घोंगापटना। हाँ, घोंगापटना का कुछ मीनिंग नहीं है, नहीं, लेकिन बाद में मुझे कुछ पता चला कि वो गंगापटना नहीं, गंगोपटना। हाँ, गंगो होने से उसका एक मतलब निकलता है। हुँ, जैसे गंगोपड़ा हुँ, के गाँव है, गंगो डैनेट्स के साथ उसका स जुड़ा हुआ ये है। हाँ, इसी तरह घोंगापटना के गाँव है, जो कि वही देवलियापटना के पास है, लेकिन घोंगा कहने से कुछ मतलब नहीं निकलता है। लेकिन बाद में पता चला कि उसका नाम गंगोपाटना था। अच्छा, तो गंगोपाटना मीन्स उसका एक मतलब निकलता है। हाँ, ठीक है, और एक छोटा-सा चीज़ मैं आपके सामने लाऊँ। हाँ, देखिए, अभी भुवनेश्वर के आस-पास इतने टूरिस्ट स्पॉट है, हुँ, उसमें एक डेरास एक है, हाँ, डेरास डैम। डेरास डैम। वहाँ काफ़ी सारे टूरिस्ट जाते हैं, वहाँ पिकनिक वगैरह होता है। लेकिन डेरास जो नाम है, हुँ, हम बचपन से सुनते हैं, डेरास नाम का क्या मीनिंग तो कुछ नहीं आता है, नहीं, कोई अंग्रेज़ का नाम लगता है। कोई अंग्रेज़ का नाम लगता है। हाँ, तो इसका कोई उत्तर नहीं था। हाँ, तो बाद में मेरे हाथ में एक जो उड़ीसा गवर्नमेंट का हुँ, जो होता है ना, ज़मीन का कागज़, हाँ, पट्टा, रजिस्ट्री पेपर्स। रजिस्ट्री पेपर नहीं, उसको बोलते हैं आरओआर, अच्छा, रिकॉर्ड ऑफ राइट एक पेपर है। हुँ, हुँ, उसमें एक देवी ठाकुरानी जो है, हुँ, उड़िया में ठाकुरानी बोलते हैं, हुँ, उनका एक विजय क्षेत्र है, माने उनका एक पीठ है, अच्छा, जो इलाका की गवर्नमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट उनको माने देवी के नाम में क्या है, कुछ मार्फतदार हैं। अच्छा, वो देवी का नाम है डेरासो ठाकुरानी। अच्छा। तो ये पता चल गया कि वो कोई साहब का नाम नहीं है, कोई अंग्रेज़ का नाम नहीं है, वो देवी के नाम में हुआ है। किसी क्योंकि लोकल डिटी के नाम पे है। लोकल डेटी के नाम में है, हाँ, क्योंकि
डेरास बंद का निर्माण 1966 में हुआ हाँ। और ये जो पेपर है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का वो लास्ट जो उसका ये हुआ था 1962। हुँ, तो 62 के बाद 66 है। हुँ, तो 62 में अगर रिकॉर्ड ऑफ राइट आया हुँ, ठाकुरानी के नाम मीन्स तो ठाकुरानी का नाम डेफिनेटली डेरास है। हुँ। फिर भी एक संदेह हुआ कि डेरास कैसा नाम है? इंडियन कल्चर में सूट नहीं करता है। तो हमारा का कोई उसका मतलब नहीं निकलता कि डेरास कैसे हो सकता है? क्योंकि दूसरा नाम हो सकता है, कोई दुर्गा का नाम, कोई लक्ष्मी जी का नाम, कोई ऐसे-ऐसे नाम हिंगुड़ा हुँ, या कोई इवन बूढ़ी ठाकुरानी, बाया ठाकुरानी ये भी चलेगा। हाँ, लेकिन डेरास ठाकुरानी उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। हुँ, लेकिन सौभाग्य की बात है, अभी कुछ दिन पहले मेरे पास और एक रिकॉर्ड मिला। अच्छा। वही उड़ीसा गवर्नमेंट का रेवेन्यू डिपार्टमेंट का पहला वाला जो रिकॉर्ड ऑफ राइट है, हुँ, एक मुझे मिला 1930 मसीहा का, हुँ, 1930 का हुँ। और एक मिला 1913 आज से 100 साल पहले वाला। मोर देन 100 साल, मोर देन 100 110 इयर्स। साल से ज़्यादा। हाँ, वो जो रिकॉर्ड ऑफ राइट है, उसमें लिखा है वही जो देवी का नाम हुँ, देवरासी ठाकुरानी। वो देवराशि डेरास हो गया। देवरासी डेरास हो गया। देवरासी का कुछ मतलब निकलता है, जैसे हाँ, देवमाली हाँ, पहाड़ है। जैसे देवराशि इसका एक मतलब निकलता है कि हमारा कल्चर, हमारा हिस्ट्री, हमारा जो ये के साथ उनका कुछ जुड़ाव माने कुछ संपर्क है, हुँ, हुँ, वो चलता है। लेकिन देरास का कुछ पता नहीं चलता है। सही बात है। तो इसी तरह का छोटे-छोटे चीज़ है, लेकिन और वो देव राशि जो होता है ना, देव जो होता है, वो काफ़ी सारे हिस्ट्री के साथ वो जुड़ा हुआ है। हुँ, जैसे बुआड़ीगढ़ है, हुँ, देवराशि ठाकुरानी है, हुँ, बीच में, वहाँ देवलिया पहाड़ है, हुँ, गंगोपाटना है, गंगोपड़ा है, हाँ, उस तरफ खंडगिरी, उदयगिरी गुफा है। मैं एक ज्योग्राफिकल जो है ना, जो रेडियस हाँ, 10 किलोमीटर का रेडियस के अंदर, ये सब जो चीज़ है, हाँ, उसमें से डेफिनिटली ये जो देवराशि ठाकुरानी, उनका कुछ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी हो सकता है। नहीं तो आज सच देवराशि नाम नहीं मिलेगा। हुँ, यूजुअली गाँव में जो ठाकुरानी जो देवी होते हैं, उनका हुँ, नाम दूसरे टाइप का होता है। अच्छा, कोई हिंगुड़ा बोलता है, कोई माने ग्राम देवती बोलता है। हुँ, ऐसे सब नाम होता है, लेकिन देवराशि, द नेम इटसेल्फ, इट हैज़ गॉट सम वेटेज। हुँ। जैसे वो लग कालिया मुंडा वाला था वेटेज। हाँ, हाँ, ऐसा हाँ, देवराशि नाम जो देव राशि, हाँ, ये नाम थोड़ा उसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस हो सकता है, उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च रिसर्च करना चाहिए। है। अगर उड़ीसा का ज्योग्राफी हम देखते हैं पर्टिकुलरली सर, तो हमें दिखता है कि ये शुरू से मतलब ज्योग्राफी जो है वो समुद्र की तरफ है और इससे हमारा ट्रेड भी कहीं न कहीं जो साउथ ईस्ट एशिया वाला रीजन कहते हैं मॉडर्न डे, वहाँ ट्रेड होता था। तो कहीं यहाँ हम नेवी भी मेंटेन करते थे, जैसे शिवाजी का अगर आप एग्ज़ाम्पल लीजिएगा तो उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग नेवी बना के रखी थी। आज भी नेवी में हम शिवाजी को फ़ॉलो कर रहे हैं, उनका एम्ब्लेम अभी भी यूज़ हो रहा है, जो ऑक्टागोनल एम्ब्लेम है। तो उड़ीसा में भी कुछ ऐसा नेवी का ये था? उड़ीसा में नेवी का जो नावल पावर जो है ना, हुँ, फिल्टर ये, हुँ, देखिए जब भी ये लोग जाते थे, सपोज़ उड़ीसा का कोई एक बंदर से अगर वो जाभा वल्ली तक जाएँगे, हुँ, इतने हज़ार किलोमीटर होता है। बहुत वो फिर पण्य लेके जाते थे। हुँ, तो उसी टाइम जो जहाज में जाते थे वो लोग, हुँ, उनका ये रहता था क्या, जो सुरक्षा के लिए जो योद्धा लोग वो भी जाते थे उनके साथ। हुँ, लेकिन वेल डेवलप्ड नेवी जो है उसका कोई प्रमाण अभी तक नहीं है। हुँ, शायद हुआ होगा, लेकिन शिवाजी का जो टाइम था, क्योंकि उसी बीच में शिवाजी का 1630 उनका जन्म हुआ, हुँ, डेथ हुआ 1680। हुँ, 50 इयर्स 50 इयर्स का जो ये रहा, हुँ, शिवाजी का जो ये था वो तो बहुत, क्योंकि वो तो इंडियन नेवी जो है, हुँ, उसी टाइम हमारा विडंबना है हुँ, कि जो जाति, हाँ, वो उड़िया हो या उस टाइप हमारा जो वेस्टर्न कोस्ट में माने पश्चिमा जो उपकूल है, हुँ, वहाँ भी लोग जाते थे, वाणिज्य में जाते थे। लेकिन ऐसा एक अंधविश्वास हमारा अंदर आ गया हाँ, कि समुद्र यात्रा करना
हमारा हिंदू धर्म में नहीं है। हाँ। कोई अगर समुद्र यात्रा करता है तो उसका धर्म नाश होता है। ये गांधी जी के साथ भी हुआ है। मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी कि इवन विवेकानंद के साथ भी हुआ। हाँ, गांधी जी जो साउथ अफ्रीका से लौटे ना, तो उनको फिर क्या पूजा वगैरह कुछ कराना पड़ा था, तब लोगों ने उन्हें हिंदू धर्म में एक्सेप्ट किया था। ये हमारा विडंबना है। हाँ। ये लोग कुछ लोग जानबूझकर उसको हमारा अंदर तो घुसाया, हुँ। क्योंकि ये होने से एक जाति जो कि फैक्शनल डिवाइड क्रिएट होगा हाँ, सोसाइटी हो में। जाएगा कि फीलिंग्स अगर आ गया तो लोग ऑटोमेटिकली नहीं जाएँगे बाहर। हुँ, तो ऑटोमेटिकली उनका जो ट्रेडिंग जो है वो अफेक्ट होगा और ये लोग ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएँगे। हुँ। लेकिन शिवाजी जो किया, वो उनका फोरसाइट बहुत ज़्यादा था। हाँ। वो काफ़ी सारे सोशल रिफॉर्म्स किए। उसमें से ये भी था एक, वो नेवी का जो जो किया, मैंने सुना है उनका जो नेवी किया, उसमें से 500 शिप्स थे। उसमें से 300 शिप्स जो थे, वो वॉरशिप माने बैटल शिप्स थे हुँ। और 200 थे जो कि पण्यों के लिए था, माने ट्रेडिंग के लिए था। ट्रेडिंग शिप। तो इतना स्ट्रांग था कि 100 साल तक ब्रिटिश और जो पोर्तुगीज़, डच ये कोई भी उनका कुछ नहीं कर कुछ सके। नहीं कर सका। क्योंकि शिवाजी का वो फोरसाइट भी था। क्योंकि वो जब देखे कि ब्रिटिशर्स आ गए, फ्रेंच भी आ गए, डच और पोर्तुगीज़ भी आए। डच मीन्स हमारा हॉलैंड का जो लोग कुछ हुँ, एरिया हुँ, हमारा ये डच। करके रखे थे हाँ, और उसके साथ अफ्रीकन भी कुछ थे। हाँ। अफ्रीकन जो सिद्दी कम्युनिटी का वो जंजीरा जो दुर्ग है, हुँ, उसको हुँ। भी कब्ज़ा करके रखे थे। तो शिवाजी ये सबको अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व किया और उन्होंने देखा कि इस पहले जो जैसा चलता था अभी ऐसा नहीं चलेगा। अगर हम हमारा नेवी को अच्छी तरह से स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, हुँ। तो ये लोग ही हमको टर्म डिटेक्ट करेंगे। तो इसीलिए वो बहुत सोच समझ के नेवी को डेवलप किए गए। डेवलप किया और एक बहुत अच्छा बात की, हमारा इंडियन नेवी का जो फादर ऑफ इंडियन नेवी शिवाजी को बोलते हैं और हुँ। बहुत अच्छा चीज़ है। शिवाजी एक्चुअली मराठा जब शुरू हुए, तो स्टार्टिंग शिवाजी से हुआ, पीक पे तो मतलब बाजीराव के टाइम पे वो था। लेकिन शिवाजी का जो सोशल रिफॉर्म के साथ-साथ एक कल्चरल इंटीग्रिटी वाला कांसेप्ट था, उसके कारण ज़्यादा लोग उनसे इंटीग्रेट कर पाते हैं आज भी। तो डेफ़िनेटली आप देखिए, अभी हम बोल रहे हैं ना हुँ, शिवाजी का जो लाइफ टाइम ओनली 50 इयर्स। हुँ, अगर आप देखेंगे तो उनका जन्म हुआ 1630 में हुँ। और 15 साल एज में 1645 में वो अपना लाइफ का पहला। पहला बैटल लड़ा। हुँ, तो उनका जो शिवाजी को हम यूजुअली जानते हैं कि शिवाजी एक युद्ध का विशारद थे, हुँ, क्योंकि उनका लाइफ में वो टोटल जो बोलते हैं कि 276 बैटल्स लड़े हैं, हुँ। उसमें से 260 करीब वो जीते हैं, काफ़ी अच्छा 260 रिकॉर्ड है। ऑड वो जीते हैं, अ, क्योंकि गरिल्ला वॉरफेयर का भी वो जनक हैं। लेकिन शिवाजी का जो सबसे और एक दिग है, जो हुँ, आपने अभी बोला हुँ, सोशल रिफॉर्म, एक मिलिटरी लीडर वो थे डेफिनेटली, लेकिन जो सोशल रिफॉर्म्स वो लाए, वो बहुत बड़ा बात है, हुँ, जिसके लिए आज हम हैं यहाँ। मैं एक आपको एग्ज़ाम्पल जो दिया, जो सी ट्रेड के बारे में जो था अंधविश्वास कि ये नहीं होगा, हुँ, लेकिन अदर जो रिफॉर्म्स लाए, हुँ। आप देखिए, जब शिवाजी का जन्म हुआ, तब इंडिया का जो पॉलिटिकल सिनेरियो आप देखेंगे, हाँ, तो नॉर्थ में मुगल्स थे, मुगल्स थे। साउथ में मुगल्स दे वर सुन्नी मुस्लिम्स, हुँ, साउथ में आदिल हमारा शाही, आदिल शाही इस तरफ हमारा हैदराबाद में ये आ गए निज़ाम थे, शाही। वो सब आ गए थे एंड दे वर पावरफुल आल्सो। हुँ, 1092 में 1192 एक हमारा इंडियन हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है, तराइन का युद्ध। क्योंकि जब ये युद्ध हुआ, हमारा जो आक्रमणकारी आए, वो छोटा-छोटा राज्यों को पकड़े और धीरे-धीरे उनको मारे और हम लोग एक साथ नहीं हुए। जो इंडियन तत्कालीन जो शासक थे, वो एकजुट नहीं हुए। तो क्या हुआ, ये लोग आए, एक छोटा राज्य को पकड़ा, उसको मार दिया राजा को या उसको कैप्चर कर लिया। हुँ, फिर कुछ दिन बाद इसको दूसरे को पकड़ा। इसी तरह वो लोग
कैप्चर कर ली। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत खुश है कि आप आए, हमें टाइम दिए और फिर से हम आपको इनवाइट करना चाहते हैं नेक्स्ट एपिसोड के लिए। आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद, पर्टिकुलरली आप लोग माने इसी विषय में रुचि रखते हैं, हुँ, क्योंकि आजकल दिखाई देता है कि ये सब जो कल्चर और हिस्ट्री के ऊपर ये सब बूढ़े लोगों का काम हो गया, हमारा एज के लोग का काम हो गया। लेकिन आप लोग उसके बारे नहीं सर में बहुत लोग हैं जो कि हमारे कुछ जैसे ही हैं। हाँ, वो होना चाहिए, ये कि हाँ, बहुत अच्छा लक्षण है। ऐसा होने से ही क्योंकि अगर हम हमारा अपने को नहीं जानते हैं, अपना परिचय हम ठीक तरह से नहीं जानेंगे, तो हमारा भविष्य भी ठीक तरह से नहीं होगा। हम अपना भविष्य को भी ठीक से चुन नहीं सकते। एक कहावत है ना, इफ यू फॉरगेट योर पास्ट यू डिग योर ग्रेव फॉर द फ्यूचर। यस, वही है। तो इसलिए हमारा जो इतिहास है, हाँ, ऐतिह्य है, उसके बारे में सही जानकारी हमको होना चाहिए। तो आप लोगों को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।